नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत बिहार के हाजीपुर से करेंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान की ओर से दिए गए, आपको बताते चले, सूबे के दिए गए बयान की वजह से सूबे का सियासी पारा चढ़ चुका है। जिस प्रकार से जमा खान ने धर्म परिवर्तन के संबंध में अपनी राय रखी और खुद को राजपूत बताया, उसने जेडीयू की अब मुश्किलें बढ़ा दी। आरजेडी ने जमा खान के बयान को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी ने जेडीयू पर आरएसएस की बोली बोलने का आरोप लगाया। आरजेडी के प्रदेश महासचिव साजिद जमाल ने कहा, जो जमा खान का बयान आया है, आज से 2-3 दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी सेम वैसा ही बयान था। जो बयान उन्होंने दिया था वही बात जमा खान ने कही है। ये उन्हीं के कथन है, इसलिए बीजेपी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं। जेडीयू के भी भगवाकरण हो गया है। जो आरएसएस कहता है वही बात ये लोग कहते हैं। दरअसल बीते दिनों बिहार के हाजीपुर पहुंचे मंत्री जमा खान से जब धर्म परिवर्तन के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो यह गलत नहीं, लेकिन पैसों का लालच देकर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो यह बेहद गलत है। इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों ने इस बार जेडीयू को वोट नहीं दिया, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। वहीं खुद को राजपूत बताते हुए उन्होंने कहा, मैं खुद भी राजपूत था। हमारे पूर्वज जयराम सिंह और भगवान सिंह वैश्वाड़ा से आए थे। यहाँ लड़ाई छिड़ी और वे हार गए। इसके बाद भगवान सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया और वे मुसलमान हो गए। लेकिन हमारे जो अन्य रिश्तेदार हैं जो सरैया गांव के हैं, वो जयराम सिंह के खानदान के हैं और राजपूत हैं। उनसे आज भी हमारा नाता है, इसलिए कोई किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसके लिए पुलिस और कानून जिम्मेदार। पटना का रुख करेंगे। आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया। अब तक पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने सामने आकर इस बात का खंडन कर दिया। शनिवार को हसनपुर जाने के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तेज प्रताप से जब जगदानंद सिंह के इस्तीफे के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। मालूम हो कि शुक्रवार को ऐसी खबर सामने आ रही थी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के बेहद करीबी जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा की पेशकश की है। हालांकि अब तक प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने अभी उन्हें पद पर बने रहने को कहा है। और गौरतलब है, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लंबे समय से जगदानंद सिंह को टारगेट कर रहे थे। पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने भरे मंच पर इशारों में प्रदेशाध्यक्ष पर निशाना साधा था। इस बात से जगदानंद काफी नाराज चल रहे थे। भले ही इस्तीफे के लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप के रवैये से नाराज होकर उन्होंने ऐसा किया। तो पटना में बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस जवानों और पदाधिकारियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यालय के कार्मिक और कल्याण प्रभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ड्यूटी ओवर के दौरान सभी पुलिस जवानों और पदाधिकारियों के लिए फुल यूनिफॉर्म में रहना अनिवार्य होगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर वालों पर विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। बिहार पुलिस के डीजीपी एसके सिंघल की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि पुलिस सेवा एक विशिष्ट प्रकार की सेवा है, जिसमें कर्मियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता, पेशेवर दक्षता जैसे आंतरिक गुणों के साथ साथ उनके बाह्य अनुशासित गतिविधियों का भी विशेष रूप से महत्व होता है। पुलिस सेवा के विशिष्टता का एक महत्वपूर्ण आयाम उनका अलग परिधान और वर्दी है। वर्दी न केवल पुलिस सेवा से जुड़े कर्मियों को अलग पहचान प्रदान करती है, बल्कि यह संपूर्ण सेवा के मान सम्मान और गौरव का भी प्रतीक है। साफ सुथरी और समुचित तरीके से धारण की हुई वर्दी में पुलिसकर्मी आमजनों के बीच एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं, अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को भी उजागर करते हैं। साथ ही यह बेहतर पुलिसिंग में भी एक महत्वपूर्ण आयाम की तरह काम करता है। आमतौर पर पुलिस पदाधिकारियों वर्दी की सही तरीके से रखरखाव और पहनावे के प्रति गंभीर होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके प्रति उन्हें कोताही बरतते हुए देखा जाता है। उनकी इस हरकत से न केवल वर्दी के प्रति असम्मान का भाव प्रदर्शित होता है, बल्कि समुचित ढंग से वर्दी धारण नहीं करने के कारण आमजनों के बीच पुलिस की छवि भी धूमिल होती है।
ऐसे में राज्य पुलिस के सभी पदाधिकारी और कर्मी ड्यूटी और के दौरान प्रावधानों और मापदंडों के अनुसार वर्दी धारण करना सुनिश्चित करेंगे। वर्दी साफ और सुथरी और सही स्थिति में होनी चाहिए। जिन कार्यालयों में वर्दी धारण करने की अनिवार्यता नहीं है, वहां भी परिधान अमर्यादित और कार्यालय के अनुरूप होने चाहिए। आदेश का पालन हो, वरीय पदाधिकारी इस बात का विशेष ध्यान दें। वहीं आपको बताते चले, कोताही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो पटना के बाद गोपालगंज का रुख करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह शनिवार को घर वापसी करने वाले हैं। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में दोबारा जेडीयू में शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहां से दोबारा जेडीयू की सदस्यता वो ग्रहण कर लेंगे। बता दें कि मंजीत सिंह बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं। वो 2 बार जेडीयू से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बैकुंठपुर से बीजेपी के टिकट पर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद मंजीत ने जेडीयू छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, तब से ही उनके जेडीयू में वापसी के कयास लगाए जा रहे थे। इसी बीच 1 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव के साथ आए मंजीत सिंह की फोटो ने जेडीयू में खलबली मचा दी। ये दावा किया गया था कि वे 3 जुलाई को आरजेडी में शामिल होंगे, लेकिन अब मंजीत दोबारा जेडीयू में शामिल हो गए। इस संबंध में मंजीत सिंह ने कहा है कि वे आज अपने राजनीतिक पिता नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। वे वनवास में थे, लेकिन आज वनवास खत्म हो चुका है। पूर्व विधायक ने कहा है कि उन्होंने कभी आरजेडी में कभी शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की थी, बल्कि वे उन्हें जयप्रकाश नारायण के पुस्तक को भेंट करने गए थे, ताकि राजद के लोग भी जयप्रकाश के आदर्शों पर चलें। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। पटना का रुख करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी विवाद के बीच जमुई सांसद चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी। दिवंगत पिता रामविलास पासवान की जयंती से शुरू हुई इस यात्रा के तहत वे बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को वह बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। बड़ी मां से आश्रय रामविलास पासवान की पहली पत्नी से है, जो शहर बन्नी में ही रहती हैं। राजकुमारी देवी ने बड़े गर्मजोशी से चिराग का स्वागत किया। उन्होंने बेटे को तिलक लगाया, पगड़ी पहनाई और आशीर्वाद दिया। इधर पिता के निधन के बाद पहली बार पैतृक आवास पहुंचे जमुई सांसद भावुक हो गए और बड़ी मां के गले लगकर रोने लगे। इधर बड़ी मां भी भावुक दिखी। हालांकि उन्होंने चिराग को ढांढस बंधाया कि सब ठीक हो जाएगा, जनता उनके साथ है। मालूम हो कि पार्टी के 6 सांसदों में से 5 को अपने पाले में करके पार्टी से बगावत करने वाले पशुपति कुमार पारस की वजह से चिराग इन दिनों बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। ऐसे में वो पूरे बिहार में घूम घूम कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस दौरान वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर हैं। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी उन्हें झटका दिया गया है। अब देखना है कि राजनीति में बने रहने के लिए चिराग आगे क्या फैसला लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, सिवान का रुख करेंगे। बिहार के सिवान संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके आरजेडी के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन को काफी समय गुजर चुका है, लेकिन अब भी विभिन्न पार्टी के नेताओं का उनके परिजनों से मिलने का दौर लगातार जारी। इसी क्रम में शुक्रवार को देर रात आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब से मिलने सिवान पहुंचे थे। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके सिद्दीकी ने बंद कमरे में ओसामा से घंटों बातचीत की। अब दोनों के मुलाकात के बाद कयासों के बाजार गर्म हैं। ओसामा से घंटों बातचीत कर बाहर निकले अब्दुल बारी सिद्दीकी से जब उनके आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत कारणों से आया था। शहाबुद्दीन का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं हिना ओसामा के पार्टी बदलने के चर्चाओं में उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, मनगढ़ंत बातें हैं। कभी ओसामा ने क्या है वो पार्टी बदलने वाले हैं। वहीं जब उनसे जगदानंद सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, गोल गोल बातें की और फिर गाड़ी में बैठकर चले गए। तो सिवान के बाद राजनीतिक शहर बेतिया का रुख करेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में शुक्रवार को तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। घटना जिले के बेतिया अनुमंडल क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जाता है कि उत्तरवारी इलाका निवासी फल बेचने का काम करते थे।
शुक्रवार को युवक घर के पास में ही स्थित उत्तरवारी तालाब में नहाने के लिए गया और डूबने लगा। भाई के डूबने की जानकारी पाकर दूसरा भाई मौके पर पहुंचा और उसे बचाने के लिए वो भी तालाब में कूद गया, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। दोनों की डूबकर मौत हो चुकी है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में उन्होंने किसी तरह एक भाई को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर मानसून की शुरुआत में ही अत्यधिक बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर हैं। बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर हुई अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शहरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। बूढ़ी गंडक में आई उफान के बाद शहर के बालू घाट, आश्रय घाट और शेखपुर घाट इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। रास्ते पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बिना नाव के घर के बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। नाव पर चढ़कर महिलाएं घर का राशन से लेकर हर जरूरी सामान खरीद रही हैं। इस संबंध में स्थानीय महिला राजेश्वरी देवी ने बताया है कि नाव के इंतजार में लोगों को घंटों सड़क पर रहना पड़ता है। जब नाव वापस आती है तब फिर लोग अपने घर की ओर जाते हैं। इधर बाढ़ की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान पर ब्रेक न लगे, इस वजह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के बाढ़ग्रस्त सुदूर इलाकों में नाव पर क्लिनिक बनाकर लोगों के बीच वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया। नाव पर सवार होकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें टीका लगा रहे हैं। जिले के औराई, कटरा, गायघाट और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में बिहार स्वास्थ्य समिति के क्षेत्रीय पदाधिकारी RCS वर्मा ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में आवागमन की सुविधा खत्म हो जाने की वजह से टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो गया। इस वजह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी ताकि टीकाकरण अभियान को फिर से रफ्तार दी जा सके। रोहतास का रुख करेंगे। बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के काराकाट में शुक्रवार की शाम जमीन विवाद में चचेरे भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या कर भाग रहा हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थितियों में अब मौत हो चुकी है। घटना काराकाट थाना क्षेत्र के नाथ बिघा की है। मृतकों की पहचान रात किशोरी तिवारी और लाल बाबू तिवारी के रूप में हुई है। दोनों चचेरे भाई हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों के बीच सालों से जमीन के लिए झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद में शुक्रवार को युवक ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या कर भागने के क्रम में संदिग्ध स्थिति में आरोपी मनोज तिवारी को भी गोली लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के बंटवारे और खेती को लेकर हमेशा विवाद रहता था। इसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार में कोहराम मचा। बिहार के बाद आगे खबरों में रुक करते हैं। रुक राजस्थान का करेंगे। आपको बताते चले, राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किला अपनी वास्तुकला या फिर अपने इतिहास की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से आज ये किला भारत के सबसे अधिक शापित जगहों में से एक माना जाता है। इस किले से जुड़ी भूतिया कहानियां इस रिपोर्ट में। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इस किले के पास गोलक गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले की बनावट से ज्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से अब इस गाँव के किले से बहुत दूर हो गए हैं। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर आखिर क्या है। बता दें कि भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मनाही की है। ये किला पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। भानगढ़ गांव में अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा हुआ है।
जिसके अंदर प्रवेश करते कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं और सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ ये किला प्राचीन कला का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए सन 1500 में बनवाया था। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानी सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। आज हम आपको भानगढ़ किले की दो भूतिया कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले नाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुआ कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो वहीं माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया और जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वो किला भूतिया किले में तब्दील हो गया। भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। बता दें कि भानगढ़ किले के पीछे एक दूसरी दंत कथा प्रचलित है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया था और भूतिया में तब्दील हो गया। चलिए अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण बनी थी। राजकुमारी रत्नावती दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जब पास में रहने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया था तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा और इसके लिए उस तांत्रिक ने रानी को ऐसा पेय देने की कोशिश की जिससे राजकुमारी उसके प्यार के वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी ने संदेह को सूंघ लिया और उस तांत्रिक की साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई और उसको कुचल कर मार डाला। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि कोई भी वहां नहीं रह पाएगा। अगर आप राजस्थान के भानगढ़ किले के घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इस किले के पास के स्थानीय लोग यहाँ होने वाली कई असाधारण गतिविधियों के बारे में बताते हैं, लेकिन ये तो किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन कहानियों पर विश्वास करेगा या नहीं। भानगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया रहता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती हैं और कई अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए लगाए गए एक बोर्ड ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय किले के परिसर के भीतर न जाने की चेतावनी दी है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।